सो फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, बल्कि मल्टीपल वीडियोस बना चुका हूँ आज तक मैं डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के बारे में। लेकिन इससे पहले मैंने प्रोज एंड कॉन्स के बारे में वीडियोस बनाई थी डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स की। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। पहले तो जो लोग इस चैनल के ऊपर नए आए हैं, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा डिविडेंड को एक्सप्लेन कर दूंगा जस्ट ब्रीफली कि डिविडेंड होते क्या है। दूसरा ये कि मैं बताऊंगा इसके अंदर के आपको क्या क्या मिसकॉन्सेप्ट्स होते हैं वाइल एनालाइजिंग द डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। जो जो नए लोग आते हैं वो स्टॉक मार्केट के जब ग्राफ्स को देखते हैं, स्टॉक्स के ग्राफ्स को देखते हैं, तो उसमें क्या-क्या वो मिसकॉन्सेप्ट्स होते हैं और क्या-क्या गलतियाँ करते हैं, उसको जज करने से पहले। तीसरा ये कि मैं आपको अपने फेवरेट यूएस के और जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के जो एक-एक स्टॉक्स जो मुझे मेरे फेवरेट है, उसके बारे में बताऊँगा और उसकी उसने किस तरह से रिटर्न दिया ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, वो भी ज़िक्र करेंगे। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। सो एज़ आई सेड, मैं थोड़ा-सा डिविडेंड के बारे में बताऊँ कि डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड बेसिकली आप ये समझें कि आप किसी भी कंपनी के अंदर कोई बड़ी कंपनी है और वो आपको ऑफर कर रही है कि वो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, आप स्टॉक मार्केट में जाकर उसके शेयर्स खरीद सकते हैं। आप जब उसके शेयर्स खरीदेंगे तो वो आपको दो तरह से फायदा कर सकती है। एक तो ये कि वो अगर ग्रो कर रही है कंपनी, तो आपके जो आपने स्टॉक्स खरीदे हैं उनके पैसे बढ़ जाएंगे, यानी कि वो जो स्टॉक प्राइस है उसकी बढ़ेगी। लेट से आज 100 रुपये का स्टॉक खरीदा, कल वो 150 रुपये का हो गया, तो आपको 50 रुपये का उसमें फायदा हो गया। दूसरा ये कि अगर उस कंपनी के जो जो सिनेरियो है और जो उसकी वर्किंग है वो इस तरह की है कि वो डिविडेंड पे करती है, तो इस केस के अंदर भी आपको हर साल, हर क्वार्टर, हर हाफ ईयरली कुछ कंपनीज यूएस के अंदर मैंने देखा है कि मंथली भी दे रही होती हैं, लेकिन इस तरह से वो आपको पे आउट देती है। पे आउट अपने जो भी उसको प्रॉफिट हो रहा होता है उसके अंदर से वो आपको कुछ ना कुछ पैसे रिटर्न कर रही होती है। अब वो कितना करती है, इट डिपेंड्स ऑन, एंटायरली डिपेंड्स ऑन द कंपनी। तो ये कुछ शुरू की मैंने आपको बता दिया कि डिविडेंड एक्चुअली होता क्या है। तो आपको फायदा क्या होगा कि आपको इसके अंदर कैश फ्लो मिलेगा और आप इसके अंदर अपना प्लान कर सकते हैं कि इस कैश को जो आपको मिल रहा है उसका क्या करना है। अब बात करते हैं कि लोग इसके अंदर क्या गलती करते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि वो कहते हैं कि यार 2-3 चीज़ें बोलते हैं। वो कहते हैं कि यार एक तो ये कि इसके अंदर जब हम डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को देखते हैं तो उसकी प्राइस नहीं बढ़ रही होती है। तो ज़ाहिर-सी बात है, प्राइस नहीं बढ़ेगी। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि किस तरह से प्राइस बढ़ेगी। जब आपको पे आउट कर रहा है और कभी-कभी वो क कंपनी 20-20% का पे आउट कर रही है साल का, तो वो प्राइस बढ़ के क्या होगा उसका? प्राइस बढ़ के अगर तो फंडामेंटली कोई बहुत डिफरेंट आ रहा है उस कंपनी के अंदर, तो हो सकता है उसकी प्राइस चेंज हो जाए। लेकिन अदरवाइज़ प्राइस उसकी एज़ सच चेंज नहीं होगी। जब भी वो डिविडेंड आपको पे करेगी और उसके फ़ौरन बाद उसके पैसे जो उसकी जो शेयर प्राइस है वो नीचे आ जाएगी और अगेन उसी उसी लेवल पे दोबारा से ट्रेड करने लगेगी। तो हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी प्राइस बढ़ जाए अगर वो कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, लेकिन आपको उसके जो डिविडेंड मिल रहे हैं वो इसीलिए मिल रहा है कि आपको उसकी परसेंटेज आप निकाल लें। फर्ज करें आपको कोई कंपनी है, 100 रुपये का शेयर है, वो जब साल में एक दफ़ा डिविडेंड पे कर रही है, 110 रुपये का उसका प्राइस होती है और 10 रुपये का आपको वो डिविडेंड पे कर देती है। जैसे ही वो 10 रुपये का डिविडेंड पे करती है, वो वापस वापस दोबारा से 100 रुपये पे आ जाता है उसका स्टॉक। तो बेसिकली वो हमेशा 100 रुपये पे रहेगा, या ये कह लें कि वो जब तक कि कंपनी एक सब्सटैंशियली ग्रो नहीं करती, तो वो 100 रुपये का रहेगा और हर साल आपको 10 रुपये पे आउट करती रहेगी। तो आप उसका ये समझें कि 10 रुपये की जो आपकी पे आउट है वो डिविडेंड यील्ड है उसकी। दूसरा जो मिसकॉन्सेप्ट है या लोग गलती करते हैं उसके अंदर, उसको एनालाइज करने के अंदर, वो ये कि मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ सिस्टम्स लिमिटेड की। पाकिस्तान के अंदर एक स्टॉक है, बहुत अच्छी कंपनी है सिस्टम्स लिमिटेड, जो कि आईटी से रिलेटेड काम करती है, सॉफ्टवेयर बनाती है और इस तरह की सर्विसेज देती है। उसके स्टॉक्स को अगर आप अभी रिसेंटली देखेंगे तो उसका स्टॉक का चार्ट कुछ इस तरह से नज़र आएगा। जब आप इस स्टॉक को देखेंगे, इसका चार्ट को देखेंगे, तो आपको लगेगा यार ये ₹800 से इस वक़्त तकरीबन कोई 400, मेरे ख़्याल से साढ़े 300 रुपए का पहुँच गया। तो कितना 50% इसके अंदर रिडक्शन आ गई है। तो क्यों आ गई है? अब यही मसला होता है ना, जब लोग नए आते हैं, तो मैं जब भी कहता हूँ कि लोगों को स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखें और हर स्टॉक के अंदर हाथ ना मारें। जो सिलेक्टेड कंपनीज़ हैं उनको, उनके ट्रेंड्स को देखें, उनकी न्यूज़ को देखें कि हो क्या रहा है। इस कंपनी के अंदर क्या हुआ है? इस कंपनी के अंदर मल्टीपल चीज़ें हुई हैं। इस कंपनी के अंदर मैं आपको बताऊँ, डिविडेंड पे आउट किया था इन्होंने जब ये गिरा है स्टॉक, ₹5 का डिविडेंड अनाउंस किया था 1 अप्रैल को। इसके अलावा इन्होंने बोनस शेयर्स अनाउंस किए थे। जितने आपके पास ऑलरेडी शेयर थे उतने ही शेयर आपको दे दिए थे। तो ज़ाहिर-सी बात है, ये कंपनी अपनी जेब से तो शेयर नहीं दे रही है ना, वो उस प्राइस से माइनस कर लेगी। तो ये जो गिरा है, जो आपको नज़र आ रहा है कि ग्राफ गिरा है, वो ग्राफ ऐसे ही नहीं गिरा है। ये बेसिकली इन्होंने जो स्टॉक स्प्लिट किया है, तो इन फैक्ट इसकी जो पैसे हैं वो एग्ज़ैक्टली सेम रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं आया है, लेकिन आपको इस ग्राफ में नज़र आएगा। तो इसलिए जो भी नया बंदा इन्वेस्ट कर रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर, उसको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें आप उसकी हिस्ट्री देख लें कि जो कंपनी आप देख रहे हैं, आपको लगेगा कि बहुत बड़ा कोई नुकसान हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी तरह से आपको मैं बताऊँ, अमेज़न का स्टॉक इस वक़्त अब तो ख़ैर वो कम पे आ गया है, कोई 2400 2300 डॉलर्स पे आ गया है, लेकिन इससे पहले $3000 का था। जब वो उस टाइम पर था, उन्होंने अनाउंस किया था स्टॉक स्प्लिट का। तो इसका मतलब ये नहीं है
कि आपके स्टॉक की वैल्यू गिर गई है। इसका मतलब ये है कि वो अफोर्डेबल हो गया है, थोड़ा-सा ज़्यादा लोग उसको खरीद सकते हैं। अब हम बात करते हैं 2 स्टॉक्स की एज़ आई सेड के एप्पल के और एंग्रो फर्टिलाइज़र के। ये 2 मेरे फेवरेट स्टॉक्स हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के और यूएस स्टॉक मार्केट के। एप्पल के फॉर सम रीज़न मैंने उसके ऊपर एक न्यूज़लेटर भी लिखा था, मैंने वेबसाइट के ऊपर डाला भी था कि मैं क्यों एप्पल के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। रिसेंटली इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, आप उस न्यूज़लेटर को जाके देख सकते हैं, उसके अंदर पूरी डिटेल से मैंने डिस्क्राइब किया। लेकिन एंग्रो इसी मैं अगेन वही बात करता हूँ कि मेरा जो एक्सपोज़र होता है बहुत कम होता है। मैं कभी भी जब भी नया इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो उसको बहुत शुरू में तो बहुत कम करता हूँ और हल्के-हल्के करके बिल्ट अप करता हूँ। तो यहाँ पर भी जिस वक़्त मैंने एप्पल के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी, आई थिंक कोई 170 के करीब का स्टॉक था। आई थिंक कोई ऐसी वैल्यू थी उसकी, मैं आपको उसमें चार्ट में दिखा देता हूँ। इस वक़्त वो 138 का है। तो मैंने पहले महीने इन्वेस्ट किया, उसके बाद मैंने कोई इन्वेस्टमेंट पहले महीने आई थिंक $150 की इन्वेस्टमेंट की थी, दूसरे महीने आई थिंक कोई अगेन $100 की इन्वेस्टमेंट की थी। फिर उसके बाद अभी मेरे पास कुछ पैसे जमा हुए हैं, तो मैंने दोबारा से उसमें पैसे डाल दूँगा, तो अब मुझे ज़्यादा शेयर्स मिल जाएँगे उसके। तो इसका डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा हो रहा है यहाँ पर। इसी तरह से दूसरा स्टॉक मेरा एग्रो फर्टिलाइज़र का, जो पाकिस्तान के अंदर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, उसके ऊपर भी मैंने वीडियोज़ बनाई हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको कभी भी अपने पोर्टफोलियो में 20% से ऊपर एक कंपनी को नहीं रखना चाहिए, और एंग्रो का भी यही सेटअप है कि अच्छी कंपनी है, अच्छे स्टॉक है, अच्छे डिविडेंड पे करता है, लेकिन कुछ मसले हैं उसके अंदर जो मैंने पहले वीडियोज़ के अंदर डिस्कस किया है। उसका पे आउट रेशियो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी-सी एप्रीहेंशन्स है, लेकिन फिर भी 20% मेरा उसके अंदर इन्वेस्टेड रहता है। मैं इस स्टॉक को तकरीबन कोई 3 साल के ऊपर देखूँगा, इन दोनों स्टॉक्स को, और उनके डॉलराइज़्ड रिटर्न्स की बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पीकेआर डेप्रिसिएशन की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा एप्रीहेंशन रहती है उनके अंदर कि हम स्टॉक में इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें। लेकिन मैं आज थोड़ा-सा आपको दिखाता हूँ कि दोनों स्टॉक्स ने किस तरह परफ़ॉर्म किए इन डॉलर टर्म्स। तो अगर हम एंग्रो फर्टिलाइज़र की बात करें, तो एंग्रो फर्टिलाइज़र के जो स्टॉक प्राइस है 19th मई 2019 को 65 का था, और 19th मई 2022 को ये ₹90 का मौजूद है। बीच में थोड़ा-सा ऊपर गया था, लेकिन वो जब डिविडेंड का पे कर दिया था, वो दोबारा नीचे आ गया था, तो मैं उसको ₹90 का ही कंसिडर करता हूँ। इस पूरे ड्यूरेशन में इसने जो डिविडेंड पे किया है, वो ₹90 का डिविडेंड भी पे किया है। तो यूएस डॉलर टर्म के बाद अंदर बात करें, तो 19 मई 2019 को डॉलर का रेट था 150, और आज मौजूद है 200 का। सही है ना? अब हम एंग्रो फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। एंग्रो फर्टिलाइज़र ने डॉलर टर्म्स के अंदर उस वक़्त के 150 के रेट्स के हिसाब से 0.43 यानी कि 43 सेंट्स का स्टॉक था, और आज के डॉलर के हिसाब से ऑल्दो के ₹90 का शेयर हो गया, लेकिन आज के डॉलर के हिसाब से वो 0.45 यानी कि 45 सेंट्स का शेयर है। तो इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ऑफ द स्टॉक इटसेल्फ, द प्राइस इटसेल्फ, उसमें कोई ख़ास ग्रोथ नहीं हुई है अगर डॉलर टर्म्स के अंदर बात करें 3 साल के अंदर। लेकिन एट द सेम टाइम जो डिविडेंड पे आउट है, जो कि ₹60 का था, अगर उसको एवरेज ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स देखें, जो एवरेज यूएस डॉलर का रेट है उसके हिसाब से देखें, तो तकरीबन 34 सेंट्स का उसने डिविडेंड भी पे किया है पिछले 3 सालों के अंदर। तो यही चीज़ अब एप्पल के ऊपर देखेंगे, तो एप्पल का जो स्टॉक था वो $50 का था 2019 मई के अंदर, और इस वक़्त $138 का है। अगर उसके हिसाब से देखें, तो उसने जो डॉलर्स में जो डिविडेंड पे किया है, वो तकरीबन $6.9 का डिविडेंड पे किया है। तो इस कंडीशनैलिटीज़ के साथ देखें, अब हम हमारे पास दोनों वैल्यूज़ डॉलर्स के अंदर आ गई हैं। अब हम डॉलर्स के अंदर उसके अंदर देखते हैं कि दोनों कंपनीज़ ने किस तरह से परफ़ॉर्म किया है। तो एंग्रो ने जो डिविडेंड के साथ उसकी जो इंक्रीमेंट हुआ है स्टॉक प्राइस का, टोटल जो इंक्रीमेंट आ रहा है, वो तकरीबन आ रहा है 0.79 का टोटल वैल्यू आ रही है, और जो कि बनता है तकरीबन कोई 81%। 81% 3 साल के अंदर डॉलर टर्म्स के अंदर इसने इंक्रीमेंट दिया है। इसी तरह से एप्पल को देख लें, तो एप्पल ने $50 का जो स्टॉक था, वो इस वक़्त $144.95 का है विद द डिविडेंड इट पेड ऑफ, और उसकी बात करें टोटल यील्ड की, तो 189 तकरीबन $190 का 190% का उसने इंक्रीमेंट दिया है। एनुअलाइज़्ड रेट के ऊपर बात करें, तो एंग्रो ने तकरीबन कोई 27% सीएजीआर के ऊपर अपना इन डॉलर टर्म्स आपको प्रॉफ़िट दिया है, और अगर एप्पल की बात करें, तो तकरीबन कोई 64% इसने एनुअलाइज़्ड रेट के ऊपर आपको प्रॉफ़िट दिया है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि एंग्रो बहुत अच्छी कंपनी है, या एप्पल ने इतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया, क्योंकि एप्पल अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, और पी के हिसाब से भी देखा जाए तो एप्पल बहुत ज़्यादा है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं जो जो लोग मैंने इस पे न्यूज़लेटर भी अगेन लिखा था कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इतना अंडरमाइंड है इस वक़्त, इतनी अंडर वैल्यूड है, कुछ भी हो जाए। हमने पिछले 20-25 सालों के अंदर पाकिस्तान में क्या नहीं होते हुए देखा। हमने टेररिज़्म देखी, हमने इकोनॉमिक इश्यूज़ देखे, हमने पता नहीं क्या-क्या देखा है। उसके बावजूद स्टॉक मार्केट इवेंचुअली राइज़ अप करती है।
अब स्टॉक मार्केट इंडेक्स टर्म्स के अंदर वो नहीं पहुंच पाई, 50,000 के इंडेक्स को क्रॉस नहीं किया, लेकिन जो अच्छी कंपनीज़ हैं, जो फंडामेंटली अच्छी कंपनीज़ हैं, वो आपको अच्छे रिटर्न्स देती हैं। उसका एग्जांपल आपके सामने ये एंग्रो की है, और ये एक कंपनी है, मैंने इस तरह की बहुत सारी कंपनीज़ के ऊपर वीडियो भी बनाई है। मैं बनाता रहता हूँ डिफरेंट कंपनीज़ के ऊपर कि किस तरह से परफ़ॉर्म कर रही हैं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, ज़्यादा बड़ा हमारे पास पूल नहीं है जिसकी बेसिस के ऊपर हम उसमें इन्वेस्ट कर सकें, इसीलिए मैं कहता हूँ अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफ़ाइड रखें। अच्छा, कुछ लोग डिविडेंड्स की बात करते हैं कि यार ये अच्छी चीज़ नहीं होती है, कंपनीज़ के पास इनोवेशन नहीं होती है, वो जब भी डिविडेंड पे कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पास कोई कुछ वो कर नहीं सकते उन पैसों का, तो वो शेयर होल्डर्स में बाँट देते हैं पैसे। लेकिन ऐसा नहीं है, अब आप थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव डिफरेंट लेकर आ जाएँ, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के स्टॉक्स को थोड़ा-सा एनालाइज़ करना, उनके डेटा की का मसला होता है कभी-कभी, जो कि मैं रिलायबल नहीं समझता कभी-कभी डेटा को, तो मैं इस तरह का जो एनालिसिस कर रहा होता हूँ वो यूएस के स्टॉक्स को कर लेता हूँ, क्योंकि उसके वहाँ पर डेटा बहुत अच्छा होता है। तो मैं आपको एग्जांपल सिर्फ ये देने के लिए कि कंपेयरिंग बिटवीन द डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स कंपेयर टू नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, दोनों बहुत अच्छी कंपनीज हैं। मैं एप्पल और अमेज़न की बात करता हूँ। तो एप्पल और अमेज़न ने जो पिछले 5 साल के अंदर रिटर्न दिए हैं, वो तकरीबन कोई 257% एप्पल ने दिए हैं और अमेज़न ने दिए हैं 115%। ये मैं एप्पल के रिटर्न्स बता रहा हूँ विदाउट पेइंग ऑफ डिविडेंड। ठीक है ना? डिविडेंड ऐड कर लेंगे तो अच्छे खासे रिटर्न्स ऐड हो जाएँगे। तो अब आप मुझे बताएँ, अमेज़न ने डिविडेंड पे नहीं किया और एप्पल ने डिविडेंड पे किया, तो इसका मतलब ये हो गया कि एप्पल इनोवेटिव कंपनी नहीं है, अमेज़न इनोवेटिव कंपनी है। इस चीज़ का ताल्लुक नहीं है कि कौन कंपनी डिविडेंड दे रही है, कौन कंपनी नहीं दे रही है। अगर कंपनी अच्छी है और डिविडेंड पे कर रही है, नथिंग लाइक इट। और कंपनी अगर इतनी अच्छी नहीं है, डिविडेंड पे नहीं कर रही, वो आप समझ रहे हैं कि उसको रीइन्वेस्ट कर रहे हैं पैसों को और वो ग्रोथ करके दिखाएगी आपको, वो एक मिसकॉन्सेप्ट भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों में से कौन-सी अच्छी कंपनी है, तो कौन-सी स्ट्रैटेजी बेहतर है, कौन-सी नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर डिविडेंड पेइंग स्ट्रैटेजी ज़्यादा बेहतर है। ख़ास तौर पे जो न्यू एंट्रेंट्स हैं, जिनको समझ नहीं आती थोड़ी बहुत स्टॉक मार्केट की, थोड़ी बहुत समझ है, ज़्यादा नहीं है, उनके लिए डिविडेंड पेइंग स्ट्रैटेजी ज़्यादा बेहतर है। मैंने आपको दिखा दिया, एप्पल ने बगैर डिविडेंड के भी ज़्यादा परफ़ॉर्म किया है स्टॉक मार्केट, जो स्टॉक प्राइस है, जबकि अमेज़न ने उस तरह से परफ़ॉर्म नहीं किया है। मैं किस तरह से डिविडेंड्स को फाइंड आउट करता हूँ कि कौन से स्टॉक्स ज़्यादा बेहतर हैं डिविडेंड के लिए, मैंने यहाँ पर उस वीडियो के अंदर ज़िक्र किया था कि किस तरह से मैं डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को फ़िल्टर आउट करता हूँ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के। इसी तरह से यहाँ पर एक वीडियो लगाई हुई है मैंने, जिसके अंदर मैंने मोमेंटम इन्वेस्टमेंट की बात की थी कि किस तरह से ये एक नई नई चीज़ है जो पाकिस्तान के अंदर, नया ईटीएफ है, जो कि पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। इसको ज़रूर समझना चाहिए आपको, यहाँ पर ये वीडियो लगी हुई है। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।